वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीटेट, एचटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका DT+ भी हो गया, रिट या फिर अदर टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, The best place of social development for a 12-year-old child is। यहाँ पर 12 साल के बच्चे के लिए पूछा गया है कि सोशल डेवलपमेंट, जब बच्चे के अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, है ना, तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट को उठाया गया है और पूछा गया है कि 12 वर्ष के बच्चे के लिए जब सोशल डेवलपमेंट उसका होता है तो सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होता है? नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड या स्कूल? तो देखिए, फैमिली तो आपके जो इन्फेंट होता है ना 0 to 1, सबसे पहले उसके लिए परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपका सेकंड आता है नेबरहुड, फिर उसका डेवलपमेंट पड़ोस की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। जब 12 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं तो स्कूल का काफ़ी टाइम वो बिता चुके होते हैं। तो उसके बाद जब उसके सोशल डेवलपमेंट की बारी आती है, वो आती है प्लेग्राउंड में। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन सेकंड, विच इंडिकेट्स द चेंज इन क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, दो तरह के होते हैं ना, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड क्या इंडिकेट करता है? इसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या दर्शाता है? ग्रोथ, वृद्धि दर्शाता है, डेवलपमेंट दर्शाता है, लर्निंग दर्शाता है या फिर एनवायरनमेंट? तो जब बच्चे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या आएगा? उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आता है। उसमें आप उसकी ग्रोथ भी आती है, उसकी डेवलपमेंट भी आती है, उसके जो मतलब उसके गुण होते हैं, ठीक है, वो इमोशनल डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है या फिर उसकी हाइट वेट कर रही है, माफ कीजिए, हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है या फिर वेट बढ़ रहा है। तो ये जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीजें आती हैं आपकी डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और डेवलपमेंट के अंदर ही आपका आता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या है? एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशली, चाहे वो सीटेट है। एक टीचर के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जानना बहुत जरूरी है, ना टीचर बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उसमें से पहले भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टाइम पे हमने उस वीडियो को अपलोड किया था लास्ट टाइम 2009 17-18 में जब एग्जाम हुई थी। Who was the father of theory of multiple intelligence? Theory of multiple intelligence के फादर किसको माना गया है? कौन है? गार्डनर, वाइगोस्की, ब्रूनर या पियाजे? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, तो इनको फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस माना गया है। टीथ बिगिंस टू फॉर्म ड्यूरिंग, दांत जो है वो किस फॉर्म में, किस आयु में स्टार्ट हो जाते हैं निकलने? प्रीनेटल, ये तो आपके गर्भावस्था होती है, वहाँ तो मतलब होता ही नहीं है। इन्फेंसी 0 to 1, तो 0 to 1 ईयर्स पे आपके जो बच्चों के दांत है वो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा है, अगर नहीं है तो किसी पड़ोस के बच्चे के बारे में आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। बेबीहुड स्टेज में यहाँ से गिरकर और बाकी के सभी दांत माफ कीजिए आने लगते हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पर लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन की बात हो रही है, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट
पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा भी जा चुका है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का संबंध किससे है या रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम राइट ब्रेन की बात करें, इसको अगर लैंग्वेज के साथ साथ देखें तो ये मैथ्स और उसके अलावा लॉजिक से भी संबंधित होता है, लेकिन एग्जाम में अक्सर लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की बात करें तो विजुअल इमेजिनरी म्यूजिक होता है, विजुअल इमेजिनरी होती है। राइट जो हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का वो आपके इमेजिनरी के लिए, म्यूजिक वगैरह के लिए, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन नेसेसरी फॉर। यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो किसके लिए नेसेसरी है? फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन है, प्राइमरी एंडोक्राइन कौन सी है ग्लैंड? प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी थायराइड है। ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये सभी, ये तीनों ही चीजों के लिए नेसेसरी है। डेवलपमेंट, इसका डेवलप होना इन तीनों से, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, चाहे आपका मोटर डेवलपमेंट है, इन तीनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। यूनिफैक्टर या इसको आप कह सकते हो वन फैक्टर थ्योरी, किसने दी है इसको? बिने, टर्मन, स्टर्न या ऑल ऑफ दीज। तो बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है और सबसे पहले जो आईक्यू टेस्ट था वो भी किसने? बिने ने, आईक्यू टेस्ट। और आईक्यू टेस्ट से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आपका परसेंटेज पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। मान लीजिए किसी 10 वर्ष के बच्चे की, ठीक है, मेंटल एज 13 है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? फिजिकल एज उसकी 10 वर्ष है और क्रोनिकल एज उसकी 13 इयर्स है। ठीक है, तो मेंटल एज की हम बात कर रहे हैं, तो 13 क्रोनिकल या मेंटल, ठीक है, ये हो जाएगा 13/10 इंटू 100 इक्वल्स टू 130। तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा? 130। ठीक है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा 10 साल का और उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो 13 साल के बच्चे के इक्वल जा रही है, तो उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो क्या होगा? हाई होगा। अगर इसका ऑपोजिट ले हम कि बच्चा 13 साल का है और आईक्यू लेवल 10 इयर्स है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। उसको हम 10/13/100 करेंगे। ठीक है, फिर उसको ऑपोजिट करेंगे क्योंकि हमारी मेंटल एज और क्रोनिकल एज को हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये मेंटल एज आएगा, सॉरी, ठीक है, फिजिकल एज, मेंटल एज, या इसको क्रोनिकल एज कह सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, special educational attention should be given when mental age is below their chronicle age by। कितने वर्ष के अंतर के बाद हम जान पाते हैं कि बच्चे को स्पेशल एजुकेशनल अटेंशन की आवश्यकता है? तो ये लगभग 2 इयर्स होना चाहिए या 1 ईयर भी हो सकता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको देखिएगा जरा। अगर आपको एक्यूरेट इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाज गिवन बाय। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसने दिया था? जुंग, फ्रॉइड, रोजर्स या एडलर? तो फ्रॉइड ने दिया था
ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित है। ओडिपस किसके लिए होता है, ये इसकी एज कितनी है 3 to 6 ईयर्स, और किसके अंतर्गत इसको रखा है 3 to 6 ईयर्स को, फोलिक स्टेज इसको बोला जाता है, फोलिक स्टेज, ठीक है। और ये ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन होता है, जैसे मदर का तरफ अट्रैक्शन होगा बेबी बॉय का, और फादर की तरफ अट्रैक्शन होगा बेबी गर्ल का। 3 to 6 ईयर्स बॉय और 3 to 6 ईयर गर्ल। तो ओडिपस, ओडिपस मतलब ऑपोजिट, ये किसके संबंधित है, बॉय, बॉय का किससे, मदर से अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रा इसके ऑपोजिट में होता है, दूसरा जो सेकंड बात की गई है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बिजली, बिजली किसके लिए, लड़की के लिए, है ना। तो लड़की का अट्रैक्शन किसकी तरफ, फादर, ठीक है। ओडी, ओडी एक कार है जिसको कौन चलाते हैं, लड़के चलाते हैं, बॉय, और उसका अट्रैक्शन मदर की तरफ। ये इसका एक शॉर्टकट हो सकता है जो अभी अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होपफुली इसको आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रा, इलेक्ट्री मतलब बिजली यानी कि लड़की, लड़की का अट्रैक्शन फादर की तरफ, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडी, ओडी कौन, गाड़ी, गाड़ी कौन चलाते हैं, ज्यादातर लड़के चलाते हैं, तो लड़कों का अट्रैक्शन मदर की तरफ। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, लर्निंग का, मैचुरेशन का, बोथ या नन ऑफ दीज। तो जो डेवलपमेंट होता है, हम डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ को कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को कहते हैं। तो जो बच्चे सीखते हैं और जो उसके शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जो या फिर जो मैचुरेशन आती है, उन दोनों से ही क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड रहती है हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमेशा जो लर्निंग रहती है वो डिपेंड होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। आईक्यू स्कोर आर जनरली ब्लैंक कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो आईक्यू स्कोर होता है वो लीस्ट कोरिलेटेड है, परफेक्टली कोरिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड है, या मॉडरेटली कोरिलेटेड है, किससे, एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आईक्यू स्कोर आर जनरली हाईली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। अक्सर हम मानते हैं ना कि बच्चा क्लास में जो अच्छा कर रहा है उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा ही होगा। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एक 10 वर्ष का बच्चा 13 वर्ष के, यानी कि मान लो आप 3rd क्लास का बच्चा 5th क्लास के क्वेश्चंस को अगर सोल्व कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अपनी क्लास में तो अच्छी होगी ही, उसके साथ ही उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा माना जाएगा। तो कोरिलेशन हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। यहाँ पर कौन सा एक संकेत है, एक साइन है कि बच्चा गिफ्टेड नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया है, ऐसा मत करना कि नोट स्किप कर दिया और क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो गया, आंसर भी आपने चेंज कर दिया और स्कोर हो गया आपका -25। देखिए यहाँ पर एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा, उसके साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका 0.25 भी माइनस हो जाएंगे। Which of the following is not a sign of being gifted? Curiosity, creativity, poor relationship with peers, इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। देखिए जब गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनमें कुछ कुछ जानने की क्या होती है, उत्सुकता होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है, क्रिएटिविटी, वो अलग अलग क्रिएटिविटी करते रहते हैं, अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने में उनका क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है ना। तो क्या नहीं होता, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स। तो ये जो एक साइन है, ये उनके गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साइन नहीं है, संकेत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। A child writes with her left hand and is comfortable doing things with it. He should be, यानी कि एक बच्चा है जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखना
शुरू करता है या लिखता है हमेशा, और उसमें उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, वो कंफर्टेबल महसूस करता है। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आपने देखा कि बच्चा लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको डिस्करेज करेंगे, उसको बदलने का प्रयास करेंगे कि नहीं, राइट से लिखिए, आप लेफ्ट हैंड से नहीं लिखिए, राइट हैंड से आप लिखना शुरू कीजिए। अलाउ हिज प्रीफरेंस, या उसकी प्रीफरेंस को आप अलाउ कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जैसे वो कर रहा है, कंफर्टेबली कर रहा है, आप उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प, या उसको मेडिकल हेल्प के लिए भेज देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए बच्चा काम कर रहा है, वो कंफर्टेबल भी है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चा लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है या राइट हैंड से काम कर रहा है। लेकिन भारतीय सभ्यता में अक्सर ये माना जाता है, स्पेशली लोकल एरियाज में, कि अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है तो उसको कोशिश की जाती है कि राइट हैंड से उससे काम कराया जाए, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी की यूनिट क्या है? यूनिट क्रोमोसोम, जीन्स, फर्टिलाइज सेल या जाइगोट? तो जीन्स है इसकी यूनिट, ठीक है, जीन्स इसकी हेरिडिटी की क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल पूछा है, क्लिंबिंग, राइटिंग, रनिंग या होपिंग? तो इसका जो सही आंसर होगा फाइन मोटर स्किल का, वो होगा राइटिंग। इसके अलावा अगर पूछा जा सकता है तो ये हो सकता है आपका होल्डिंग पेंसिल, पेंसिल को पकड़ना, राइटिंग का आइडिया है इसमें। उसके अलावा कटिंग, बच्चा कुछ पेपर कटिंग करता है या कुछ और। उसके अलावा अपने शर्ट के या कोट के बटन टैग कर रहा है, तो वो सब किस चीज में आती है? मोटर स्किल्स में, जिसमें बच्चा अपने हाथों की उंगलियों से उसमें क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। होपफुली वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जरूर आप ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस किए गए हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, मेन मेन पॉइंट्स को, जो कि पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे। और ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।